अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो लेसन में हम करेक्शन ऑफ एरर्स का जो टॉपिक है उसको डिस्कस करेंगे। और करेक्शन ऑफ एरर्स के टॉपिक का ये एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। इसमें कुछ बेसिक एग्जांपल्स के ज़रिए हम ये समझेंगे कि करेक्शन ऑफ एरर्स आखिर है क्या। तो चलते हैं इसके इंट्रोडक्शन की तरफ। सबसे पहली बात जो लिखी हुई है वो ये है कि ये एक नॉन फ्रॉड्यूलेंट मिस्टेक है। यानी कि आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, अकाउंट्स में, अकाउंटिंग में अगर कोई एक गलती कर दे, अकाउंटेंट भी गलती कर सकता है। अगर कोई अकाउंटेंट गलती कर दे लेकिन फ्रॉड की नीयत से ना करे तो उसको हम एरर कहते हैं। सर अगर किसी कंपनी में कोई फ्रॉड होगा तो क्या होगा, वो भी हम बाद में डिस्कस करेंगे जब वक्त आएगा। बहरहाल अभी हम एरर्स की डिस्कशन कर रहे हैं। तो एरर क्या है? एरर एक नॉन फ्रॉडुलेंट मिस्टेक है। यानी कि फ्रॉड की नीयत के बगैर अगर अकाउंटेंट कभी कोई गलती कर दे, कोई एरर कर दे, डबल एंट्रीज पास करते वक्त, रिकॉर्डिंग करते वक्त, अकाउंटिंग करते वक्त, तो उसको हम एरर कहते हैं। रीजन क्या हो सकती है? लैक ऑफ एक्सपर्टीज, केयरलेसनेस, लैक ऑफ अप्रोप्रिएट कंट्रोल्स एंड इनकरेक्ट सोर्स डॉक्यूमेंट। या तो आपका अकाउंटेंट जो है उसको मुकम्मल या प्रॉपर अकाउंटिंग ना आती हो, या वो केयरलेस हो, या वो जल्दी जल्दी से काम कर रहा हो, या उसकी अटेंशन अकाउंटिंग करते वक्त जो है वो बहुत कम हो, या उस पर कोई कंट्रोल्स ना हो। यानी कि एक अकाउंटेंट जब काम करता है, जो जनरली कंपनीज में ये होता है कि एक अकाउंटेंट का काम दूसरा अकाउंटेंट रिव्यू कर रहा होता है, ताकि अगर कोई गलती हो तो सामने आ जाए, और ऐसा ना हो रहा हो। या फिर कोई सोर्स डॉक्यूमेंट में गलती हो, यानी कि जहां से अकाउंटिंग करी जा रही है, मिसाल के तौर पे लेट से जब मैं सेल्स करता हूं तो सेल्स के लिए एक डॉक्यूमेंट बनता है जिसपे लिखा हुआ होता है कि कितने रुपए की सेल्स हुई। उस डॉक्यूमेंट में ही मसला हो, ऑलरेडी डॉक्यूमेंट में मसला होगा, तो अकाउंटेंट जो है वो आगे जब अकाउंटिंग करेगा तो वो गलती ही करेगा। There are broadly two types of errors: errors that do not affect the trial balance and errors that do affect the trial balance। दो तरह के errors होते हैं। एक वो errors होते हैं जिसमें ट्रायल बैलेंस बैलेंस हो जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, और एक वो errors होते हैं जिसमें ट्रायल बैलेंस बैलेंस नहीं होता। अब हम एरर्स को आगे बढ़ाने से पहले, एरर्स के चैप्टर्स को आगे बढ़ाने से पहले बेहतर ये होगा कि एरर्स को समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स, कुछ मिसालों के जरिए इसको समझें। कुछ एग्जाम्पल्स के जरिए जब हम एरर को समझेंगे तो हमारे दिमाग में एक ढांचा, एक स्ट्रक्चर बनेगा, रादर देन कि उसको हम थियोरेटिकली पढ़ें। अभी हम सारी थ्योरी को साइड पर रखकर ये समझते हैं कि एरर्स क्या होते हैं, एक अकाउंटेंट किस तरह की गलती कर सकता है। इस बात को एग्जाम्पल्स के जरिए, यानी कि करेक्शन ऑफ एरर्स को एग्जाम्पल के जरिए इंट्रोड्यूस करवाने के लिए मैं इस वीडियो लेक्चर में आपके सामने 10-12 एग्जाम्पल्स जो है वो डेमोन्स्ट्रेट करूंगा, और आप लोगों को ये समझाने की कोशिश करूंगा कि आखिर अकाउंटेंट किस तरह की गलती कर लेता है। हाँ, आने वाले लेक्चर्स में हम इस चैप्टर की थ्योरी को भी देखेंगे। आने वाले लेक्चर्स में हम इस थ्योरी, इस स्पेसिफिक चैप्टर के बहुत सारे थियोरेटिकल एस्पेक्ट्स, टेक्निकल एस्पेक्ट्स भी समझेंगे। बट पहले हम एक बार एक नज़र इसको समझ तो लें। एक नज़र कुछ कुछ एग्जाम्पल्स के जरिए अपने कॉन्सेप्ट्स तो पक्के कर लें कि एक अकाउंटेंट कैसे एरर्स कर सकता है। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं जिससे हमें एरर्स की अंडरस्टैंडिंग अच्छी डेवलप हो जाएगी। एग्जाम्पल नंबर 1, पहली एग्जाम्पल आपके सामने है। सोल्ड गुड्स टू मिस्टर अकरम रुपीज 450 was correctly recorded in the sales account, but incorrectly sold goods to Mr. Akram rupees 450 was correctly recorded in the sales account, but incorrectly debited to Mr. Kamran's account instead of Mr. Akram's account। मैंने सेल्स करी, मैंने मिस्टर अकरम को चीजें बेची, 450 रुपए की चीजें बेची। मैंने सेल्स के अकाउंट में तो उसको ठीक तरह से रिकॉर्ड किया, लेकिन मैंने कामरान, कोई और बंदा था, उसके अकाउंट को डेबिट कर दिया। अब ऐसा अकाउंट कभी कभी ऐसा कर सकता है, अकाउंटेंट कोई एरर कर सकता है। भाई मैं एक अकाउंटेंट हूं, मैं डबल एंट्री पास करते वक्त एरर कर सकता हूं। मुझे अकरम और कामरान एक जैसे लगे, मैंने जो है वो पर्ची पर अकरम पढ़ा, लेकिन मैंने एंट्री पास कर दी कामरान के अकाउंट में। अब करेक्ट एंट्री, सही बात होनी क्या चाहिए थी? सही एंट्री क्या होनी चाहिए थी? सर 450 की सेल्स है, तो मिस्टर अकरम का अकाउंट डेबिट होना चाहिए था और सेल्स का अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए था। ये मैंने आपके सामने पहले करेक्ट एंट्री लिख दी कि सही बात क्या होनी चाहिए थी। ठीक है जी। इनकरेक्ट एंट्री, इस अकाउंटेंट ने क्या गलती कर दी? इस अकाउंटेंट ने मिस्टर कामरान के अकाउंट को डेबिट कर दिया और सेल्स के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। अब आप समझ सके रहे होंगे कि अकाउंटेंट ऐसी गलती कर सकता है, किसी का नाम पढ़े लेकिन एंट्री किसी और के अकाउंट में कर दें। अब हम इस एरर को सही कैसे करेंगे? हम इस एरर को सही कैसे करेंगे?
देखिए, सबसे पहली बात मुझे सेल्स के अकाउंट को क्रेडिट करना था, सेल्स के अकाउंट को क्रेडिट करना था, सेल्स के अकाउंट को क्रेडिट करना था, सेल्स के अकाउंट को क्रेडिट करना था। क्या मैंने सेल्स के अकाउंट को क्रेडिट किया है? हाँ, मैंने सेल्स के अकाउंट को क्रेडिट किया भी है। मैंने सेल्स के अकाउंट को क्रेडिट किया है, मैंने सेल्स के अकाउंट को क्रेडिट किया है। तो सेल्स के अकाउंट में तो मैंने गलती नहीं करी है, सेल्स को क्रेडिट करना था और करा भी है। गलती क्या करी है? गलती ये करी है कि कामरान के अकाउंट को बिला फजूल में डेबिट कर दिया, हालांकि मुझे अकरम के अकाउंट को डेबिट करना था। तो अब इस गलती को कैसे सही करेंगे? हम मिस्टर अकरम के अकाउंट को डेबिट कर देंगे 450 से, ताकि जो 450 का अमाउंट मिस्टर अकरम के अकाउंट में रिसीवेबल के तौर पर रिकॉर्ड करना चाहिए था वो रिकॉर्ड हो जाए। और मिस्टर कामरान के अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। सर, मिस्टर कामरान के अकाउंट को क्रेडिट क्यों करेंगे? याद रखिए कि अगर आप गलती से किसी चीज को डेबिट कर देते हैं ना, तो उसका इम्पैक्ट खत्म करने के लिए उसको इरेजर से मिटाते नहीं है, बल्कि उतने ही अमाउंट से एक क्रेडिट एंट्री पास कर देते हैं, तो एरर खत्म हो जाता है। आपकी जेब में आपने 500 रुपए गलती से डाल दिए, तो अब आप वो 500 रुपए निकाल लें तो जीरो हो जाएगा। इसी तरह से कामरान के अकाउंट में गलती से हमने 450 रुपये डेबिट कर दिया था, तो इस चीज को खत्म करने के लिए हम कामरान के अकाउंट को 450 से क्रेडिट कर देंगे, ये एरर खत्म हो जाएगा। सेल्स को रिकॉर्ड करना भी था और कर भी लिया है, उसमें कोई गलती नहीं है। अकरम के अकाउंट को डेबिट नहीं किया था, तो उसको हम डेबिट कर लेते हैं। अब मैं चाहूंगा कि आप आराम से इस एग्जाम्पल को एक बार दोबारा से तसल्ली से रिव्यू करें, गो थ्रू करें, देखें। करेक्ट एंट्री का क्या मतलब है कि सही एंट्री क्या होनी चाहिए थी। इनकरेक्ट एंट्री का क्या मतलब है कि क्या गलती कर दी। करेक्टिंग एंट्री यानी कि गलती को अब कैसे सही करा जा रहा है। यहां तक की वीडियो को काइंडली एक बार दोबारा से देख लें, तो आपको एग्जाम्पल नंबर 1 समझ में आ जाए। हम अभी करेक्शन ऑफ एरर के इंट्रोडक्शन पर हैं और कुछ एग्जाम्पल्स के जरिए ये समझ रहे हैं कि किस तरह के एरर्स हो सकते हैं। आज है एग्जाम्पल नंबर 2 पर। सोल्ड गुड्स। अच्छा, आपने वीडियो को पॉज करके एग्जाम्पल नंबर 1 दो बार देखनी है और समझ लेना है, फिर आगे बढ़ना। अगली क्या है? सोल्ड गुड्स टू मिस्टर अकरम ₹530। एंट्री वॉज पास्ड इन करेक्ट अकाउंट्स, यानी कि जिसको हमें डेबिट करना था उसी को डेबिट किया, जिसको क्रेडिट करना था उसी को क्रेडिट किया, बट विद इनकरेक्ट अमाउंट ऑफ ₹350। अकाउंटेंट को एंट्री पास करनी थी 530 रुपए से, इसने एंट्री पास कर दी 350 रुपए से। सर, करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी? मिस्टर अकरम डेबिट और सेल्स क्रेडिट होना चाहिए था 530 रुपए से। आपने क्या इनकरेक्ट एंट्री पास कर दी है? आपने गलती से मिस्टर अकरम को डेबिट और सेल्स को क्रेडिट तो किया है, अलबत्ता 530 से नहीं किया, 350 से किया है। आपने 530 को गलती से कंप्यूटर में 350 लिख दिया। ऐसी गलती अकाउंटेंट कर सकते हैं। अब हो क्या रहा है? अकरम 530 रुपए से डेबिट होना चाहिए था, आपने 350 से डेबिट किया, यानी कि थोड़ा सा कम डेबिट पावा है अकरम। और इसी तरह से सेल्स को 530 रुपए से क्रेडिट करना था, लेकिन आपने 350 रुपए से क्रेडिट किया हुआ है, यानी कि सेल्स को जितने से क्रेडिट करना था उतने से सेल्स को भी क्रेडिट नहीं किया। तो अब हम क्या करेंगे? हम 350 तो अकरम को डेबिट कर चुके हैं, 530 पर पहुंचने के लिए मजीद मजीद 180 रुपए डेबिट कर देते हैं, तो करेक्टिंग एंट्री होगी मिस्टर अकरम डेबिट और सेल्स क्रेडिट। हमेशा याद रखिएगा कि इनकरेक्ट एंट्री और करेक्ट एंट्री का जो सम होगा ना, इनकरेक्ट और करेक्ट एंट्री को जब जोड़ा जाए तो करेक्ट एंट्री बन जाती है। इनकरेक्ट एंट्री और करेक्टिंग एंट्री को जब जोड़ा जाए, प्लस किया जाए, ऐड किया जाए, तो करेक्टिंग एंट्री बन जाती है। आप देखें ना, 350 का डेबिट और 180 का डेबिट, टोटल कितना बनता है? 530 का डेबिट। और इसी तरह से सेल 350 की और यहां पर 180 की, टोटल कितना बनता है? 530। यही चीज ऊपर भी हो रही थी। मिस्टर कारवान को आपने 450 से डेबिट किया हुआ था, इनकरेक्ट एंट्री में आपने जब करेक्ट उसको पास किया तो 450 से क्रेडिट किया, उसका इम्पैक्ट खत्म हो गया। और मिस्टर काम अकरम को आपने डेबिट कर दिया और यहां पर वो डेबिट करना चाहिए था। बहरहाल ये दो एग्जाम्पल्स हमने देखी। अगेन मैं चाहूंगा कि वीडियो को पॉज कर दूसरी एग्जाम्पल को भी तसल्ली से एक दो बार रिव्यू कर लें कि हमने करा क्या है। करेक्ट एंट्री, इनकरेक्ट एंट्री और करेक्टिंग एंट्री। करेक्ट एंट्री क्या सही एंट्री होनी चाहिए थी, इनकरेक्ट एंट्री क्या गलत एंट्री पास कर दी, करेक्टिंग एंट्री गलती को कैसे सही करा जाए। आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 पर। एग्जाम्पल नंबर 3 है सोल्ड गुड्स टू मिस्टर अकरम ₹450। एंट्री वॉज पास्ड इन करेक्ट अकाउंट्स बट विद इनकरेक्ट अमाउंट ऑफ ₹540। सर, पिछले से इसमें क्या फर्क है? पिछले से इसमें यह फर्क है कि 500
पिछले एग्जाम्पल में 530 से डेबिट करना था, आपने कम किया हुआ था, और यहां पर 450 से करना है, आपने 540 ज्यादा ही कर दिए। तो अगेन देखते हैं करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी। सर करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी मिस्टर अकरम डेबिट 450 और सेल्स क्रेडिट 450। गलत एंट्री क्या पास कर दी आपने, मिस्टर अकरम को डेबिट कर दिया 540 रुपए से, 90 रुपए ज्यादा के डेबिट कर दिए, और सेल्स को आपने क्रेडिट कर दिया 540 रुपए से, 90 रुपए ज्यादा क्रेडिट कर दिए। तो जब आपने मिस्टर अकरम को 540 से डेबिट कर दिया, हालांकि उसको करना चाहिए था सिर्फ और सिर्फ 450 से डेबिट, तो अब हम 540 पर है ना, हमें वापस से 450 पर आने के लिए इस अकाउंट में से 90 माइनस करने, या 90 जो ज्यादा डेबिट कर दिया है उसको खत्म करने के लिए हम क्रेडिट करेंगे। तो अब आप करेक्टिंग एंट्री देखें, सेल्स को डेबिट कर दें और मिस्टर अकरम को क्रेडिट कर दें। सर सेल्स को डेबिट क्यों किया? देखिए सेल्स को क्रेडिट करना था 450 से, 450 से क्रेडिट करना था, आपने 540 से, आपसे आपने 540 से क्रेडिट कर दिया। तो अब 540 को 450 पे लेकर आने के लिए 90 रुपए दोबारा से उस उधर से क्रेडिट से हटाने होंगे। क्रेडिट से हटाने के लिए हम अकाउंटिंग में डेबिट करते हैं, डेबिट से हटाने के लिए क्रेडिट करते हैं। लाइकवाइज मिस्टर अकरम के अकाउंट में 450 डेबिट पर आने चाहिए थे, हमने 540 डेबिट कर दिए हैं, तो अब हम 540 को 450 पे लाने के लिए 90 का क्रेडिट कर रहे होंगे। ये इसी तरह से कि आपने बिलफर्ज किसी को 450 रुपए देने थे, आपने उसको 540 रुपए दे दिए, तो अब आप उसे 90 रुपए वापस ले लें, है ना। आपने किसी को 450 रुपए देने थे, आपने उसको 540 रुपए दे दिए, तो अब आप उसे 90 रुपए वापस ले रहे हैं। इसी तरह से आपको मिस्टर अकरम को 450 से डेबिट करना था, आपने अगर उसको 540 से डेबिट कर दिया, तो आप 90 से उसको क्रेडिट कर दें। ठीक है जी। तो ये आपके पास एग्जाम्पल नंबर 3 आ गई। एग्जाम्पल नंबर 4 पर आते हैं। सोल्ड गुड्स टू मिस्टर आसिफ ₹45 वॉज रिकॉर्डेड ट्वाइस। कभी कभार अकाउंटेंट एक ही ट्रांजेक्शन को 2 बार भी रिकॉर्ड कर देता, इसने एक ही ट्रांजेक्शन 2 बार रिकॉर्ड कर दी, बाकी सब सही है। करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी? मिस्टर आसिफ डेबिट सेल्स क्रेडिट, सीधी बात। मिस्टर आसिफ डेबिट सेल्स क्रेडिट, सीधी बात। इनकरेक्ट एंट्री, क्या गलती कर दी? गलती ये कर दी कि मैंने मिस्टर आसिफ को 90 से डेबिट कर दिया, 2 बार रिकॉर्ड कर लिया होगा ना, 2 बार 45 45 रिकॉर्ड कर लिया होगा, या आप 2 बार एंट्रीज पास कर दे, मिस्टर आसिफ डेबिट सेल्स क्रेडिट, मिस्टर आसिफ डेबिट सेल्स क्रेडिट 45 45। तो इफेक्टिवली इसने 90 से मिस्टर आसिफ को डेबिट कर दिया और 90 से सेल्स को क्रेडिट कर दिया। अब हमने जहां पर 45 रिकॉर्ड करना था वहां पे 90 रिकॉर्ड कर दिया है, तो हम एक इम्पैक्ट को रिवर्स करने के लिए मिस्टर आसिफ के अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे और सेल्स के अकाउंट को डेबिट कर देंगे। ठीक है जी। अगेन वही बात है कि देखें, आपने मिस्टर आसिफ के अकाउंट को डेबिट करना था 45 से, अगर आपने डेबिट कर दिया है 90 से, तो आप एक बार इसको क्रेडिट कर दें 45 से, तो जो नेट इम्पैक्ट होगा वो डेबिट का होगा 45 का। आई होप कि मैं बात को समझा पा रहा हूं। यानी कि डेबिट को खत्म करने के लिए क्रेडिट करा जाता है। ठीक से इस एग्जाम्पल को भी पढ़ें, सुने, समझे मेरी बात को। यहां तक हमने 4 एग्जाम्पल्स करी। वीडियो तकरीबन 13 14 15 मिनट की हो गई है। यहां तक मैं चाहूंगा कि आप वीडियो को पॉज कर कर एग्जाम्पल नंबर 1 2 3 4 दोबारा से बिल्कुल पक्की कर लें। चलिए जी, एग्जाम्पल नंबर 5 पर आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 है, सोल्ड गुड्स टू मिस्टर आसिफ ₹65 वॉज रिकॉर्डेड एट सेल्स रिटर्न। आपने चीजें बेची हैं, लेकिन आपने उसको सेल्स रिटर्न के तौर पर रिकॉर्ड कर लिया। अच्छा, जब करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए? जब आप चीजें बेचते हैं तो मिस्टर आसिफ डेबिट सेल्स क्रेडिट, ये एंट्री होनी चाहिए थी। मिस्टर आसिफ डेबिट होगा और सेल्स का अकाउंट क्रेडिट होगा, ये एंट्री होनी चाहिए थी। ये करेक्ट एंट्री है, ये सही एंट्री है। आपने इसको सेल्स रिटर्न के तौर पर रिकॉर्ड कर लिया है, यानी कि आपने सेल्स रिटर्न को डेबिट कर दिया है, और जब सेल्स रिटर्न डेबिट करते हैं तो रिसीवेबल्स का अकाउंट क्रेडिट करते हैं, तो आपने सेल्स रिटर्न को डेबिट कर दिया है और मिस्टर आसिफ के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, जो कि बिल्कुल ही गलत है। अब क्या होगा? करेक्टिंग एंट्री क्या होगी? सबसे पहले तो आप इसका इंपैक्ट रिवर्स कर देना। ये तो आपने फजूल में एंट्री पास कर दी। एंट्री सेल्स की थी, मिस्टर आसिफ डेबिट सेल्स क्रेडिट करना था, लेकिन आपने सेल्स रिटर्न को डेबिट और मिस्टर आसिफ को क्रेडिट कर दिया। तो पहले इस एंट्री का इंपैक्ट हटाने के लिए क्या करेंगे? मिस्टर आसिफ को डेबिट कर दें और सेल्स रिटर्न को क्रेडिट कर दें, टू रिवर्स इनकरेक्ट एंट्री। ये वाला काम आप क्यों कर रहे हैं? मिस्टर आसिफ डेबिट और सेल्स रिटर्न क्रेडिट इसलिए कर रहे हैं ताकि जो हमने ऊपर रिकॉर्डिंग कर ली है गलत, ताकि हमने जो इनकरेक्ट एंट्री रिकॉर्ड कर ली है उसका इंपैक्ट खत्म हो जाए। हमने बिला फजूल में सेल्स रिटर्न को डेबिट किया था, उसका इंपैक्ट हटाने के लिए उसको क्रेडिट किया।
हमने बिला फजूल में आसिफ के अकाउंट को क्रेडिट किया था, उसका इम्पैक्ट हटाने के लिए उसको डेबिट किया। और फिर हमने ये तो रिकॉर्ड ही नहीं किया, ये तो रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो हम इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं, मिस्टर आसिफ डेबिट और सेल्स क्रेडिट टू रिकॉर्ड दी करेक्ट एंट्री। ठीक है जी, इस तरह से आपने इसकी रिकॉर्डिंग कर ली। एक और काम क्या हो सकता था, एक और काम ये हो सकता था कि अगर मैं ये दो एंट्रीज को मर्ज कर दूं, यानी कि इसको यूं सोचूं कि मुझे मिस्टर आसिफ को 65 से डेबिट करना था, मुझे मिस्टर आसिफ को 65 से डेबिट करना था, मुझे मिस्टर आसिफ को 65 से डेबिट करना था। एक तरह से मिस्टर आसिफ से मुझे 65 रुपए लेने थे, या मिस्टर आसिफ को डेबिट करना था 65 से। मैंने मिस्टर आसिफ को 65 से क्रेडिट कर दिया, मैंने मिस्टर आसिफ को 65 से क्रेडिट कर दिया। तो अब मैं क्या करता हूं, अब मैं मिस्टर आसिफ को, ये ऑल्टरनेटिव तरीका बता रहा हूं, मिस्टर आसिफ को 65 × 2 से डेबिट कर देता हूं। ऐसा क्यों, डबल अमाउंट से डेबिट क्यों किया? डबल अमाउंट से डेबिट इसलिए किया क्योंकि एक बार 65 रुपए से वो जो क्रेडिट कर दिया था उसका इम्पैक्ट खत्म होगा, और दूसरी बार जो डेबिट रिकॉर्ड करना था वो रिकॉर्ड होगा। और मैं सेल्स रिटर्न को क्रेडिट कर देता हूं 65 से। ऐसा क्यों? क्योंकि बिला फजूल में मैंने सेल्स रिटर्न को डेबिट कर दिया था, बिला फजूल में मैंने सेल्स रिटर्न को डेबिट कर दिया था, उसका इंपैक्ट हटाने के लिए उसको क्रेडिट किया। और सेल्स को रिकॉर्ड करने के लिए मैं सेल्स को क्रेडिट कर देता हूं। तो कभी कभी आप देखेंगे कि ये एंट्री इस तरह से भी पास हुई भी होगी, दोनों एक ही बात है। ठीक है जी, आगे आते हैं। पेमेंट टू पेएबल्स ₹45 बाय कैश was recorded as purchase of inventory on cash basis। आपने एक पेएबल को 45 रुपए की कैश से पेमेंट करी, आपने एक पेएबल्स को 45 रुपए की कैश से पेमेंट करी, और उसको आपने रिकॉर्ड कैसे कर लिया, जैसे कि आपने कोई कैश बेसिस पर इन्वेंट्री परचेज करी है। करेक्ट एंट्री। जब हम पेएबल्स को पेमेंट करते हैं तो एंट्री होनी चाहिए पेएबल डेबिट कैश क्रेडिट। आप पेएबल को पैसे दे रहे हैं, पेएबल का अकाउंट डेबिट, कैश का अकाउंट क्रेडिट, पेएबल का अकाउंट डेबिट, कैश का अकाउंट क्रेडिट, ये एंट्री होनी चाहिए थी। इनकरेक्ट एंट्री क्या पास कर दी, परचेजेस या इन्वेंट्री को डेबिट कर दिया और कैश को क्रेडिट कर दिया। इनकरेक्ट एंट्री क्या कर दी, परचेजेस को या इन्वेंट्री को डेबिट कर दिया और कैश को क्रेडिट कर दिया। अब इसका मतलब कैश को क्रेडिट करना था, कैश को क्रेडिट करना था, हाँ करना था। इनकरेक्ट एंट्री में भी कैश को क्रेडिट कर दिया है, कर दिया है, हाँ कर दिया है। तो कैश का मसला तो हल हो गया। पेबल्स को डेबिट करना था, पेबल को डेबिट करना था, करा है नहीं करा, तो करेक्ट एंट्री में पेबल को डेबिट कर दें, करेक्टिंग एंट्री में पेबल को डेबिट कर दें। दूसरी चीज, बिला फजूल में परचेजेस या इन्वेंट्री को डेबिट करा हुआ है, उसका इंपैक्ट हटाने के लिए परचेजेस या इन्वेंट्री को क्रेडिट कर दें। ठीक है जी। अगेन यहाँ पर वीडियो को बार बार पॉज कर कर बराए मेहरबानी वीडियो को वक्फों में, टुकड़ों में, हिस्सों में बार बार हर एग्जाम्पल को 2 बार 3 बार वीडियो में देखें और समझें। आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 7 पर। परचेज ऑफ मशीनरी ₹300,000 was incorrectly recorded as machine maintenance expense। आपने मशीन खरीदी 3 लाख रुपए की, और आपने गलती से उसको एक्सपेंसेस में रिकॉर्ड कर लिया, मशीन मेंटेनेंस एक्सपेंस के नाम से रिकॉर्ड कर लिया। करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी, मशीन डेबिट बैंक क्रेडिट। करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी, मशीन का अकाउंट डेबिट बैंक का अकाउंट क्रेडिट। इनकरेक्ट एंट्री क्या पास कर दी, मेंटेनेंस एक्सपेंस डेबिट बैंक का अकाउंट क्रेडिट। बैंक को क्रेडिट करना था, कर भी दिया है, मेंटेनेंस एक्सपेंस को बिला फजूल में डेबिट कर दिया है, इसका इंपैक्ट हटाने के लिए इसको क्रेडिट करेंगे। और मशीन को रिकॉर्ड ही नहीं किया, मशीन को डेबिट किया ही नहीं है, मशीन को डेबिट किया ही नहीं है, तो मशीन को डेबिट करेंगे। ठीक है जी। देखें, आपने मशीन परचेज करी, मशीन डेबिट बैंक क्रेडिट होना चाहिए था, आपने उसको मेंटेनेंस का एक्सपेंस मान लिया और मेंटेनेंस एक्सपेंस डेबिट और बैंक क्रेडिट कर दिया। अब बैंक तो क्रेडिट हो गया, होना भी चाहिए था, ठीक है। मेंटेनेंस एक्सपेंस तो नहीं था ना ये, बिला फजूल में आपने इसको डेबिट कर दिया था, तो इसके अकाउंट को आपने एक बार क्रेडिट कर दिया, इसका इम्पैक्ट खत्म हो गया। मशीन की रिकॉर्डिंग ही नहीं हुई है, मशीन को रिकॉर्ड ही नहीं किया, मशीन को डेबिट ही नहीं किया, तो उसको आप डेबिट कर कर रिकॉर्ड कर देंगे। एग्जाम्पल नंबर 8 पर आता है। मशीन परचेज फॉर ₹650,000 पेइंग बाय चेक वॉज नॉट रिकॉर्डेड एट ऑल बाई मिस्टेक। कभी कभार ऐसा होता है कि अकाउंटेंट कोई एंट्री रिकॉर्ड करना ही भूल जाता है। आपने एक मशीन परचेज करी 6.5 लाख की, और उसकी एंट्री रिकॉर्ड करना ही भूल गए। एंट्री क्या होनी चाहिए थी, मशीन डेबिट बैंक क्रेडिट। एंट्री क्या होनी चाहिए थी, मशीन डेबिट बैंक क्रेडिट, आपने मशीन खरीदी है। इनकरेक्ट एंट्री क्या है, कुछ नहीं, खाली आपने रिकॉर्ड ही नहीं किया उसको, आप भूल गए, आपसे ओमिट हो गई वो डबल एंट्री, आपने मिस कर दी वो डबल एंट्री। तो अब आप इसको रिकॉर्ड कर लेंगे, कोई गलती तो है नहीं, अलबत्ता रिकॉर्डिंग नहीं हुई है। अच्छा, ये 6.5 लाख है। ठीक है जी।
Example number 9. Inventory costing 345,000 withdrawn by owner for personal use was recorded as credit sales at cost price. ओनर अपने घर कुछ इन्वेंट्री लेकर गया। जब ओनर अपने घर इन्वेंट्री लेकर जाता है तो इसको हम ड्राइंग कहते हैं। करेक्ट एंट्री होती है ड्राइंग्स डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट। ड्राइंग्स डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट। हमने इसको क्रेडिट सेल्स के तौर पर रिकॉर्ड कर लिया। हमने रिसीवेबल को डेबिट कर दिया और सेल्स को क्रेडिट कर दिया। हमने रिसीवेबल्स को डेबिट कर दिया और सेल्स को क्रेडिट कर दिया। अब क्या करेंगे? अब आपकी इसकी सही एंट्री ये होगी कि आप सेल्स को डेबिट कर दें, रिसीवेबल्स को क्रेडिट कर दें, तो इनकरेक्ट एंट्री का जो इंपैक्ट है वो खत्म हो गया। ऑन द अदर हैंड ड्राइंग्स को डेबिट कर दें और इन्वेंट्री को क्रेडिट कर दें क्योंकि इसको आपने रिकॉर्ड ही नहीं करा। ठीक है जी। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। लिखा हुआ है द ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी शोज ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ ₹340,000 एंड नेट प्रॉफिट ऑफ ₹250,000। सर ड्राफ्ट अकाउंट्स क्या होते हैं? जब कंपनी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना लेती है तो फिर उसमें एरर्स चेक करती है। अभी ये फाइनल नहीं हुए, ये ड्राफ्ट है, यानी कि अब अकाउंटेंट्स बैठकर चेक कर रहे हैं कि कोई मसले तो नहीं है। अच्छा, आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट आपको याद होना चाहिए। सेल्स रेवेन्यू लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ओपनिंग स्टॉक एड परचेजेस लेस क्लोजिंग स्टॉक। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस होगा तो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, उसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस होंगे तो नेट प्रॉफिट आएगा। Draft financial statements of a company shows gross profit of ₹340,000 and net profit of ₹250,000. Following errors were discovered. कुछ गलतियां आपको मिली जिससे आपके प्रॉफिट्स भी हिल रहे हैं। तो ऐसा सवाल भी आ सकता है कि आप इन प्रॉफिट्स में जो गलतियां हैं इन प्रॉफिट्स को सही कर बताएं। सबसे पहले सेल्स वर ओवर स्टेटेड बाय 25,000। गलती से जितनी सेल्स होनी चाहिए थी आपने उससे ज्यादा अमाउंट सेल्स की लिख दी। अब जब आपने सेल्स की अमाउंट ज्यादा लिख दी तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट भी गलत हो गया और ज्यादा हो गया। ठीक है। अब इसको सही कैसे करेंगे? देखिए, सबसे पहले मैंने गलत वाले प्रॉफिट्स लिखे। प्रॉफिट्स बिफोर करेक्शन जो ऊपर 340 और 2.5 लाख दिए हुए। सेल्स ओवर स्टेट हुई नहीं है अभी। ओवर स्टेट का मतलब गलती से ज्यादा दिखा दी है। सेल्स मैंने गलती से जितनी होनी चाहिए उससे ज्यादा दिखा दी है। सेल्स जितनी होनी चाहिए थी उससे 25,000 ज्यादा दिखा दी। अब इस गलती को सही करूंगा तो मैं सेल्स को कम करूंगा। सेल्स कम होगा तो ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट दोनों कम होगा। तो करेक्शन ऑफ सेल्स ओवर स्टेटेड से ग्रॉस और नेट प्रॉफिट दोनों कम हो जाएगा। क्योंकि आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट कैसे आता है? सेल्स रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब जब सेल्स रेवेन्यू में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करके ग्रॉस प्रॉफिट आता है और सेल्स रेवेन्यू की वैल्यू कम हो जाएगी तो ग्रॉस प्रॉफिट भी कम हो जाएगा। और अगर ग्रॉस प्रॉफिट कम हो जाता है तो उसी में से तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस होते हैं और नेट प्रॉफिट बचता है, तो नेट प्रॉफिट भी कम हो जाएगा। सेल्स आपने गलत लिख दी थी। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वेर अंडर स्टेटेड बाई 15,000। गलती से जितने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस थे, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस होते हैं तो नेट प्रॉफिट आता है। मैंने गलती से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जितने थे उससे 15,000 कम लिख दिए हैं। अंडर स्टेटेड का मतलब कम लिख देना गलती से। मतलब कि खर्चे लेट से ₹1,00,000 थे, मैंने गलती से 85,000 लिख दिए। या 1,15,000 थे, मैंने गलती से ₹1,00,000 लिख दिए। अब मैं उसको इस एरर को दुरुस्त करूंगा। जब इसको सही करूंगा, जब अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को सही लेवल पे लेकर आऊंगा, अगर 85 रिकॉर्ड कर दिया था लाख पे लेकर आऊंगा, अगर लाख रिकॉर्ड कर दिया था और 1,15 था तो 1,15 पे लेकर आऊंगा तो एक्सपेंसेस इंक्रीज होंगे। एक्सपेंसेस इंक्रीज होंगे तो प्रॉफिट कम होगा। लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि करेक्शन ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का इंपैक्ट जो है वो नेट प्रॉफिट पर जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट पर नहीं जाएगा। इसलिए क्योंकि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस तो ग्रॉस प्रॉफिट के बाद माइनस होते हैं ना। तो अगर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में कोई बदलाव है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में कोई करेक्शन है, उसकी वजह से नेट प्रॉफिट तो चेंज होगा, ग्रॉस प्रॉफिट तो चेंज नहीं होगा। ग्रॉस प्रॉफिट तो कैसे आता है? सेल्स रेवेन्यू लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस उसके बाद आता है तो नेट प्रॉफिट पर इंपैक्ट आ रहा है। तीसरा, परचेजेस वेर अंडर स्टेटेड बाई 5,000। अंडर स्टेटिंग यानी कि गलती से परचेजेस की जो वैल्यू थी उससे मैंने 5,000 कम दिखा दी। अब इस एरर को सही करने का मतलब यह है कि मैं परचेजेस को 5,000 से बढ़ाऊंगा। परचेजेस को 5,000 से बढ़ाऊंगा तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी 5,000 से बढ़ेगा, क्योंकि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड होता है ओपनिंग स्टॉक एड परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। जब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इंक्रीज होगा तो ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट दोनों कम हो रहे होंगे। तो करेक्शन ऑफ परचेजेस अंडर स्टेटेड के लिए 5,000 दोनों साइड से माइनस किए। ये मेरा सही वाला ग्रॉस प्रॉफिट आया और ये मेरा सही वाला नेट प्रॉफिट आया। इसको भी वीडियो को पॉज कर अच्छे से समझें, देखें, सुने। अच्छा, एक और तरीका यह है कि पहले आप ग्रॉस प्रॉफिट को सही कर लें। आपका गलत वाला ग्रॉस प्रॉफिट 3,40,000 था, इसमें आप 25,000 और 5,000 वाला इंपैक्ट लें, सही वाला आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। अब इसमें आप ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को एडजस्ट करें। एक तो वो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो आपको ऊपर से पता चल रहे हैं, कैसे? देखिए, नेट प्रॉफिट और ग्रॉस प्रॉफिट के बीच का जो डिफरेंस होता है वो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होता है। आपके पास ड्राफ्ट में नेट प्रॉफिट 2.5 लाख
और ग्रॉस प्रॉफिट 340 आ रहा था, यानी कि ड्राफ्ट अकाउंट्स में जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आ रहे थे वो 90,000 आ रहे होंगे। 340 में से 90 माइनस करूंगा तो 2.5 पर आऊंगा ना। तो वो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करें, और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 15,000 से अंडर स्टेटेड थे वो भी माइनस करें, तो आप 2,05,000 पर आ रहे हैं। इस तरह से भी आप अपने सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। यह आपका करेक्टेड या करेक्ट नेट प्रॉफिट आ जाता है। चले जी, अब इस वीडियो का पर्पस क्या था? इस वीडियो का पर्पस ये था कि मिसाल यानी कि एग्जाम्पल्स के जरिए करेक्शन ऑफ एरर्स की टॉपिक की आपको अंडरस्टैंडिंग दी जाए, किस तरह के एरर्स होते हैं, किस तरह से वो एरर्स सही किए जाते हैं। इससे बहुत सारे कॉम्प्लेक्स केसेस हैं, वो हम बारी बारी अब डिस्कस करेंगे। बहरहाल यहाँ पर आपको एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई कि आखिर एरर्स क्या होते हैं, क्यों होते हैं, और उसको कैसे करेक्ट किया जाता है। इस वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार जरूर देखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद और व्हाट्सएप पे तंग करिएगा। अल्लाह हाफिज।